हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर दूसरा हमारा समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति। इस चैप्टर के हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित हमें करना है। इस प्रश्न का क्या मतलब है। सब देखिए यहाँ पे समाजवाद किसे कहा जाता है। तो जब समाज में सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक यानी सभी पहलुओं से देखा जाए, किसी एक व्यक्ति विशेष को ना करके पूरे समाज की जब भलाई की जाती है, ठीक है, सब पूरे समाज के बारे में जब सोचा जाता है तो वो समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, तो समाजवाद कब उदय हुआ वो बताना है, और विकास मतलब किस तरह उसका डेवलप हुआ, कैसे आगे बढ़ा समाजवाद ये पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में। ठीक है, समाजवाद के उदय और विकास को हमें ये बताना है, रेखांकित करना है हमें। ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका आंसर देखिए काफ़ी अच्छे से हम यहाँ से करेंगे। देखिए, समाजवाद शब्द का पहला व्यवहार 1827 में हुआ। ठीक है, अब क्या समाजवाद है वो पहले यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और इसके विकास यहाँ कहाँ तक है ये सभी हो जाएंगे, यहाँ तक आपको कर लेना है। ठीक, तो देखिए आधुनिक काल में यानी नए ज़माने में समाजवादी विचारधारा ने एक नया सामाजिक चिंतन दिया। इसने पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक के शोषण के विरुद्ध, यानी श्रमिकों को परेशान किया जाता था, शोषण किया जाता था, उनको कम मजदूरी दिया जाता था और काफ़ी काम कराया जाता था। ठीक है, तो पूंजीपतियों लोगों ने श्रमिक के शोषण के विरुद्ध क्या किया, प्रतिरोध करने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आह्वान किया। यानी जो समाज कई वर्गों में बांटा जाता था उसको हटाने, एक करने की, यानी ऐसा समाज की व्यवस्था हो यानी सबको बराबरी का अधिकार मिले, ऐसे समाज को स्थापना करने का आह्वान किया पूंजीपतियों ने। आर्थिक क्षेत्र में भी, रुपया पैसा कमाने के क्षेत्र में भी समाजवाद व्यक्तित्व स्वामित्व के स्थान पर उत्पादन में सामूहिक स्थायित्व का पक्षधर था। यानी जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए, रुपया पैसा कमाने की बात हो, तो सभी का मिलजुल कर उसमें क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो समाजवादी ऐसी अर्थव्यवस्था का स्थापना पर बल देते थे जिनके उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों, विपणनों पर सरकार का एकाधिकार, यानी सरकार उसका मालिक हो। ठीक है, उनका मानना था कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर संपूर्ण समाज के लिए हो। तो हमने अभी आपको बताया कि समाजवाद ऐसी व्यवस्था है जो किसी एक व्यक्ति विशेष का ना होकर पूरे समाज की भलाई के लिए सोचा जाता है, सबको बराबर अधिकार देता है समाजवाद। तो ये समझ में आ गया क्या है समाजवाद। अब देखिए समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा के स्रोत 18वीं शताब्दी के प्रबोधन आंदोलन के दार्शनिक लेखों में ढूंढे जा सकते हैं। तो यहाँ से हुई, तो इसको यहाँ तक कर लेना है, फिर ये आपको यहाँ से लिखना है। आरंभिक समाजवादी जो कौन कौन से युग थे। समाजवादी आंदोलन की विचारधारा मुख्यतः दो भागों में विभक्त थी। पहला आरंभिक समाजवादी अथवा कार्ल मार्क्स के पहले समाजवादी, और कार्ल मार्क्स के बाद की समाजवादी। ठीक है, तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, जिसमें समाजवाद के उदय और विकास सभी सम्मिलित हो गए। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है। साम्यवाद का जनक कौन था। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर स्पष्ट करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए हमें बताना है साम्यवाद के जनक कौन थे, किसने स्थापित किया, साम्यवाद को किसने लाया। तो यहाँ पे देखिए एल्गस के विचारों से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने श्रमिक की स्थिति पर चिंतन करने के लगभग क्या किया, एल्गस से मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा की। तो कौन व्यक्ति थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एल्गस। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए साम्यवाद के जनक फ्रेडरिक एल्गस और कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों में अंतर हमें बताना है। अब इसके बाद ये बताना है कि समाजवाद साम्यवाद किस तरीके से अलग है, दोनों में अंतर हो गया। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे समाजवाद। समाजवाद एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है जो किसी देश के उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व के बजाय सार्वजनिक स्वामित्व पर आधारित है, यानी पूरे समाज के विकास बढ़ोतरी पर यह आधारित है, पूरे समाज को सोचता है समाजवाद। वही साम्यवाद की बात की जाए, साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था है जो एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना चाहती है, यानी ऐसा समाज जिसमें किसी तरीके का वर्ग ना हो, ना बटा हुआ ना हो। ठीक है, सबको बराबर वाला समाज।
तो वो कहलाता है साम्यवाद। तो ये आपको पूरा लिख लेना है और ये भी आपको पूरा लिख लेना है। समझ में आ गया दोनों में अंतर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा, 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, रूसी क्रांति का हमें कारण देना है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति और इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है रूसी क्रांति को, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कैसे हमें आंसर करना है 1917 की क्रांति के कारण। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे बोल्शेविक क्रांति यानी अक्टूबर की क्रांति, रूसी क्रांति के कारण कितने हैं, राजनीतिक कारण ये सारे हो गए, और ये हो गए सामाजिक कारण, और ये हो गए आर्थिक, धार्मिक और बौद्धिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है, निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। तो ये रहा राजनीतिक कारण। देखिए राजनीतिक कारण बहुत सारे हैं, ये सारे कौन से हैं, राजनीतिक कारण हैं, और यहाँ से प्रारंभ होता है सामाजिक कारण। तो आपको लिखना है सबसे पहले राजनीतिक कारण में पहला से करना है, रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित हैं। पहला हो गया निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। तो रूस में जो शासन व्यवस्था थी जार की, वो काफ़ी क्या थी, अत्याचारी थी, लोगों को शोषण किया करता था, उनके सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, काफ़ी लापरवाह था। तो उस शासन व्यवस्था को जनता क्या हुआ, असंतोष बढ़ा, उसे हटाना चाहती थी। ये पहला कारण हो गया। दूसरा देखिए, ये रूसीकरण की नीति, ये लंबा हो जाएगा तो ये आपको छोड़ देना है, आपको ये लिख लेना है, नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। तो उसमें क्या था, तानाशाह वाला शासन व्यवस्था था, किसी को अधिकार यानी स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, किसी को भी किसी भी बात पर गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना कारण बताए। तब इससे क्या हुआ, असंतोष बढ़ा, इससे कारण हो गया। इसके बाद देखिए आपको ये लिख लेना है, रूस की राजनीतिक प्रतिष्ठा में कमी। रूस देखिए छोटे छोटे एशियाई देशों से पराजित होने से क्या हुआ, उसकी महानता का भ्रम टूट गया, तो उसकी प्रतिष्ठा क्या हुई, कम पड़ गई, क्योंकि छोटे छोटे एशियाई देशों से हार जा रहा था। तो जनता में क्या हुआ, असंतोष, विद्रोह की भावना बढ़ी। तो ये भी इसका कारण बन गया रूसी क्रांति का। अब इसके बाद देखिए आपको ये लिखना है, चौथा कारण आपको लिखना है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ये तत्कालिक कारण माना जाता है, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में पराजय 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। तो ये थोड़े से आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद लिखना है छठवां, जार निकोलस द्वितीय की जरीना की भूमिका। तो ये भी कारण क्या है, ये भी माना जाता है कि जनता जो जार निकोलस था वो काफ़ी क्या था, लापरवाह था, वो हाथों की कठपुतली था अपनी पत्नी जरीना का। तो जनता में आक्रोश व्याप्त था, ये हो गया। अब इसके बाद एक और भी आप लिख सकते हैं, सामाजिक कारण में किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, वो उस सरकार को हटाना चाहते थे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर कर लेना है। इसके बाद देखिए इस सेशन का चौथा सवाल क्या है, बोल्शेविक क्रांति का सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस पर और पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति अभी हमने देखा 1917 की, ये पूरे विश्व पर और रूस में इनका क्या प्रभाव पड़ा वो बताना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 1917 की बोल्शेविक क्रांति के महत्व एवं परिणाम, तो ये हो गया उसका परिणाम यानी प्रभाव। तो क्रांति का सोवियत संघ पर प्रभाव यानी रूस पर प्रभाव हमें बताना है और पूरे विश्व पर प्रभाव हमें बताना है। तो देखिए रूस पे ये सारे प्रभाव पड़े और विश्व पे ये सारे प्रभाव पड़े, तो ये सारे बिंदु हमें लिखने हैं। पहला क्या है, स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हो गया पहले नंबर। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, बोल्शेविक क्रांति का सोवियत संघ पर प्रभाव, ये पहला हो गया, ठीक है। जारशाही शासन का अंत हो गया। दूसरा है सर्वहारावंत का अधिनायक की स्थापना हुई, तो यहाँ तक थोड़े सा आपको बढ़ा लेना है। नई प्रशासन व्यवस्था की स्थापना हुई, ठीक है, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था हुई, ये रूस की बात है, रूस पे इसका प्रभाव हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको फिर लिखना है विश्व में क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको लिखना है पूंजीवाद राष्ट्रों में आर्थिक सुधार के प्रयास हुए, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई, साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीयवाद को प्रोत्साहन मिला। तो ये सारे आपको लिख लेने हैं परिणाम। समझ में आ गया, ये विश्व में हो गया और ये रूस में हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेनिन के जीवन। तो लेनिन के जो जीवन है उसके बारे में बताना है और उपलब्धियां की समीक्षा करें, अपने जीवन काल में क्या क्या काम किए, उपलब्धियां वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, लेनिन की जीवन वृत्ति, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिखते हुए बोल्शेविक क्रांति का प्रेरणा लेनिन को कहा जाता था, तो यहाँ से लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है इसके जीवन के बारे में। अब इसकी उपलब्धियाँ यानी कार्य हम लिखेंगे, तो आपको ये लिखना है पहले, लेनिन की विकट परिस्थितियों में सत्ता संभालने। कार्य आपको लिखना है, देखिए आंतरिक व्यवस्था
में कौन कौन से कार्य किए और विदेश नीति में भी कौन कौन से कार्य किए। तो पहले आपको लिखना है युद्ध की समाप्ति हुई आंतरिक व्यवस्था में, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्या होगा, प्रतीकांतरिक का दमन हुआ। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था हुई, थोड़े सा आपको इसमें लिख लेना है। अब इसके बाद देखिए सामाजिक सुधार किए, प्रशासनिक सुधार किए, नए संविधान का निर्माण किया। तो कुल मिलाकर आपको 5 पॉइंट लिख लेने हैं। समझ में आ गया। ये सारी उपलब्धियां हो गई लेनिन की। जैसे देखिए लेनिन ने आवश्यक प्रशासनिक सुधार भी किए, ठीक है। अब देखिए और संविधान का निर्माण भी किया। लेनिन के नेतृत्व में 1918 में बेल्शेविक सरकार में एक नए संविधान का निर्माण किया। तो समझ में आ गया। और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।